नमस्कार। आज हम एक काफी जटिल और हमेशा चर्चा में रहने वाले विषय को समझने की कोशिश करेंगे, उत्तर कोरिया की शासन प्रणाली। ये असल में काम कैसे करती है? हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बाहर बहुत कम जानकारी पुख्ता तौर पे मिल पाती है। सही कहा। हमारे पास इसके लिए एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है उत्तर कोरियाई शासन और राजनीति। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि वहां सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की असल बनावट क्या है और ये चलती कैसे है। बिल्कुल, इस स्रोत से हमें काफी अंदरूनी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो ये स्रोत कहता है और शायद सबसे अहम भी, वो है सत्ता का जबरदस्त केंद्रीकरण। मतलब सारी ताकत एक पार्टी और एक सुप्रीम लीडर के हाथ में। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है शुरू करने के लिए। तो ये जानना दिलचस्प होगा कि कागज पर जो सरकारी ढांचे दिखते हैं उनके पीछे असली कंट्रोल कैसे काम करता है। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि उत्तर कोरिया अनिवार्य रूप से एक दलीय प्रणाली वाला देश है। मतलब एक ही पार्टी का राज है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया या WPK। सिर्फ एक पार्टी और कोई नहीं, कोई और स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं। इस विश्लेषण के मुताबिक WPK ही देश के राजनीतिक, सामाजिक, यहां तक कि आर्थिक जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करती है। स्रोत साफ कहता है कि पार्टी ही राज्य है और राज्य ही पार्टी। अच्छा, मतलब पार्टी का कंट्रोल हर जगह है। लेकिन पार्टी और देश, इनको चलाता कौन है? जाहिर है किम जोंग उन का नाम आता है। स्रोत क्या कहता है सुप्रीम लीडर के बारे में? उनकी क्या भूमिका है? हाँ, स्रोत बताता है कि सत्ता के शिखर पर सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता का पद है। अभी किम जोंग उन है, लेकिन ये पद सिर्फ नाम का नहीं है। मतलब कितनी ताकत है असल में? यही तो इस व्यवस्था की खासियत है। स्रोत के अनुसार सुप्रीम लीडर के पास असली और कहे तो लगभग असीमित कार्यकारी शक्ति है। देश की सारी बड़ी नीतियां, चाहे वो घरेलू हो, विदेशी हो, रक्षा के मामले हो, आर्थिक दिशा हो, सब कुछ उनके सीधे कंट्रोल में। सेना भी? हाँ बिल्कुल, सेना पर भी उनका सीधा कमांड होता है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रमुख नहीं है। यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ज्यादा शक्ति, इसका मतलब क्या हुआ फिर शासन के लिए? स्रोत कुछ कहता है इस पर? बिल्कुल, स्रोत इसे साफ तौर पर एक तानाशाही प्रणाली कहता है। जब सारी नीतियां, कानून लागू करना, सेना का संचालन सब एक ही व्यक्ति के इशारे पर हो, तो ये शक्ति का चरम केंद्रीकरण है। वो चीज यहां बिल्कुल नहीं है जिसे हम शक्ति संतुलन या चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। कोई रोक टोक नहीं मतलब? हाँ, स्रोत के अनुसार तो ऐसा ही लगता है। कोई दूसरी संस्था उन पर अंकुश नहीं लगा सकती। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि औपचारिक तौर पर, मतलब कागज पर, सरकार की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कई देशों में होती हैं। कार्यपालिका के लिए स्टेट अफेयर्स कमीशन, SAC। हाँ, SAC का जिक्र है, जो नीति, रक्षा, विदेश मामले देखती है। और विधायिका के तौर पर सुप्रीम पीपल्स असेंबली, SPA, जो संसद जैसी लगती है। और न्यायपालिका भी है, अदालतें। तो इनका क्या रोल है फिर? ये सिर्फ नाम के लिए है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और स्रोत कहता है कि हाँ, ये संरचनाएं हैं तो, लेकिन इनकी असली ताकत या स्वायत्तता वो लगभग शून्य है। अच्छा, जैसे SPA? हाँ, खासकर SPA। स्रोत बताता है कि SPA कानून पास तो करती है, लेकिन ये वो कानून होते हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर और पार्टी नेतृत्व पहले ही मंजूरी दे चुके होते हैं। मतलब SPA का काम सिर्फ मुहर लगाना है? बिल्कुल, एक तरह से रबर स्टैंप विधायिका कह सकते हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है। वो स्वतंत्र रूप से कानून नहीं बनाती, न ही कोई बहस होती है। समझ गया। दिखने में संसद, पर काम सिर्फ औपचारिकता। और न्यायपालिका का क्या? अदालतें, क्या वो स्वतंत्र हैं? स्रोत के मुताबिक वहां भी कहानी अलग नहीं है। अदालतें हैं, जज भी है, पर वो स्वतंत्र नहीं है। उनके फैसले पार्टी की लाइन और सुप्रीम लीडर के निर्देशों के हिसाब से ही होते हैं। यानी कानून से ऊपर पार्टी और नेता? हाँ, विश्लेषण यही बताता है। पूरी व्यवस्था पार्टी और नेता के प्रति जवाबदेह है, संविधान या कानून के प्रति नहीं। कानूनी प्रणाली भी राजनीतिक नियंत्रण का ही एक औजार है। तो ये औपचारिक ढांचे तो एक तरह से दिखावा हुए, असल ताकत कहीं और है। और इस ताकत को बनाए रखने में सेना की क्या भूमिका है? कोरियन पीपल्स आर्मी, KPA का जिक्र भी है स्रोत में। हाँ, KPA बहुत अहम है। स्रोत बताता है कि उत्तर कोरियाई सेना सिर्फ साइज और हथियारों के मामले में ही बड़ी नहीं है, बल्कि देश की राजनीति और समाज में भी उसका बहुत गहरा असर है। वो सिर्फ बॉर्डर की रक्षा नहीं करती।
और वो सोंगुन या मिलिट्री फर्स्ट नीति, क्या सेना को वाकई सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? हाँ, स्रोत सोंगुन यानी सैन्य प्रथम नीति के बारे में विस्तार से बताता है। इसका सीधा मतलब है कि देश के संसाधन बांटते वक्त और नीतियां बनाते वक्त सेना की जरूरतों और हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है। ये किम जोंग इल के टाइम से बहुत मजबूत हुई। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ बाहरी खतरे की वजह से? बाहरी खतरा एक बड़ा कारण बताया गया है, बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन इसके अलावा सेना अंदरूनी नियंत्रण बनाए रखने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। वो पार्टी और नेता के प्रति वफादार एक विशाल अनुशासित फोर्स है। अच्छा, तो मिलिट्री फर्स्ट सिर्फ एक रक्षा नीति नहीं है, ये शासन की स्थिरता और विचारधारा का भी प्रतीक है, जैसा विश्लेषण में समझाया गया है। समझ गया। सेना वाकई बहुत अहम है। अब ये बताइए कि ये पूरा सिस्टम, ये कंट्रोल, ये जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचता है? नियुक्तियां कैसे होती हैं? स्रोत क्या कहता है? नियंत्रण बनाए रखने के कई तरीके स्रोत बताता है। एक बहुत अहम तरीका है नियुक्तियों का। विश्लेषण के अनुसार पार्टी और सरकार में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर नियुक्ति का मुख्य आधार है सुप्रीम लीडर के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा और वफादारी। मतलब काबिलियत से ज्यादा वफादारी? हाँ, ऐसा लगता है। योग्यता शायद देखी जाती हो, पर पहली प्राथमिकता निष्ठा ही है। इससे ये पक्का होता है कि सत्ता के हर लेवल पर ऐसे लोग हों जो लीडरशिप के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। और ये कंट्रोल सिर्फ ऊपर ऊपर है या नीचे तक जाता है, जैसे प्रांतों और शहरों में? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि यह कंट्रोल ऊपर से नीचे तक है, केंद्रीय स्तर से लेकर प्रांतों और शहरों तक। जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, जैसे प्रांतीय पार्टी सचिव या पीपल्स कमेटी के चेयरमैन, उनकी नियुक्ति भी सीधे केंद्र सरकार करती है। यानी लोकल लेवल पर भी कोई स्वायत्तता नहीं? बिल्कुल नहीं। इससे विकेंद्रीकरण की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। पूरे देश में पार्टी की लाइन और केंद्र के निर्देश सख्ती से लागू होते हैं। ये एक बेहद सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ये तो हुई सिस्टम की बात, पर इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ता है? क्या स्रोत इस बारे में भी कुछ बताता है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण का एक जरूरी हिस्सा इसी पर है कि आम नागरिकों का जीवन कैसा है, और स्रोत बताता है कि उनका जीवन भी इसी कड़े नियंत्रण में है। बहुत सी पाबंदियां हैं। किस तरह की पाबंदियां? जैसे देश के अंदर ही कहीं आने जाने के लिए अक्सर इजाजत लेनी पड़ती है। विदेश जाना तो लगभग नामुमकिन है, कुछ खास लोगों को छोड़कर। अच्छा, और कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह? हाँ, कम्युनिकेशन पर भी बहुत नियंत्रण है। इंटरनेट, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। बाहरी दुनिया की जानकारी वो तो मिलती ही नहीं होगी आसानी से। कि सूचना को इस तरह फिल्टर किया जाता है कि लोग सिर्फ वही जाने जो सरकार उन्हें बताना चाहती है। सूचना पर इतना कंट्रोल? इसको बनाए रखने के लिए फिर तो प्रोपेगेंडा का बहुत इस्तेमाल होता होगा। निश्चित रूप से यहाँ मीडिया और प्रचार यानी प्रोपेगेंडा की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम है। जैसा कि स्रोत बताता है, पूरा मीडिया सरकार के कंट्रोल में है और इसका मुख्य काम है पार्टी की नीतियों और सबसे बढ़कर सुप्रीम लीडर का गुणगान करना। और वो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्ति पूजा जिसे कहते हैं, किम परिवार के बारे में? हाँ, वो भी इसी का हिस्सा है। स्रोत इसे कल्ट ऑफ पर्सनालिटी कहता है। किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन, इन तीनों नेताओं के आसपास एक असाधारण महिमा मंडन का माहौल बनाया गया है। कैसा माहौल? उन्हें लगभग देवता की तरह या अचूक नेता के रूप में पेश किया जाता है। उनकी तस्वीरें, मूर्तियां, नारे हर जगह दिखते हैं। ये व्यक्ति पूजा लोगों में लीडरशिप के प्रति एक तरह की अंधभक्ति पैदा करने और किसी भी सवाल या आलोचना को दबाने का तरीका है। और अगर कोई सवाल उठा दे या असहमत हो, फिर क्या होता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत साफ बताता है कि असहमति या विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसी भी तरह की आलोचना या सरकार विरोधी हरकत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। सजा? हाँ, और सजा बहुत कठोर हो सकती है, लंबी जेल से लेकर मौत की सजा तक। राजनीतिक कैदियों के लिए खास कैंपों का भी जिक्र है। ये डर और दमन का माहौल भी कंट्रोल बनाए रखने का एक अहम हिस्सा है। फिर ये सब चीजें मिलकर सूचना पर कंट्रोल, प्रोपेगेंडा, व्यक्ति पूजा और विरोध का दमन, ये सब शासन की पकड़ को मजबूत रखते हैं। बिल्कुल। स्रोत यही दिखाता है कि ये एक मल्टी लेयर्ड कंट्रोल सिस्टम है। सूचना रोककर सोच को सीमित करो, प्रचार और व्यक्ति पूजा से वफादारी पक्की करो और डर और सजा से विरोध को कुचल दो। ये सब मिलकर इस अनोखी और बेहद नियंत्रित व्यवस्था को बनाए रखते हैं।
तो इसका कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस स्रोत से मिली सारी जानकारी को समेटें तो उत्तर कोरिया की शासन प्रणाली की खास बातें क्या हुई? संक्षेप में स्रोत के आधार पर मुख्य बातें ये हैं। पहला, एक ही पार्टी का राज WPK। दूसरा, सुप्रीम लीडर की असीमित ताकत, नीति, सेना, नियुक्ति सब उनके हाथ में। तीसरा, औपचारिक संस्थाएं जैसे विधायिका, न्यायपालिका वो है तो, पर पार्टी और नेता के अधीन, शक्ति संतुलन नहीं है। ठीक है। और चौथा, सेना की केंद्रीय भूमिका, मिलिट्री फर्स्ट नीति, वो सुरक्षा और नियंत्रण दोनों का साधन है। पांचवा, कठोर नियंत्रण तंत्र, नियुक्तियां वफादारी पर, प्रशासन केंद्रीकृत, नागरिकों पर कड़ी पाबंदियां। और छठा और सातवां? छठा, व्यापक प्रचार और व्यक्ति पूजा, मीडिया का इस्तेमाल लीडरशिप के गुणगान के लिए। और सातवां, असहमति का कठोर दमन, विरोध की कोई जगह नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस स्रोत के विश्लेषण से हमने समझा कि उत्तर कोरिया की शासन व्यवस्था कैसे एक व्यक्ति और एक पार्टी के चारों तरफ बहुत कसकर बुनी गई है। औपचारिक ढांचे हैं पर वो शायद बाहरी दिखावा ज्यादा है, असली ताकत पूरी तरह टॉप पर है और आम लोगों की जिंदगी के लगभग हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश है। हाँ, ये एक बहुत ही केंद्रीकृत और नियंत्रित प्रणाली है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं जो सीधे इस स्रोत की जानकारी से ही निकलता है। स्रोत बार बार निष्ठा या वफादारी पर बहुत जोर देता है, नियुक्तियां इसी पर होती हैं, प्रोपेगेंडा इसी को बढ़ावा देता है। हाँ, निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। लेकिन ऐसे समाज में जहां सूचना इतनी कंट्रोल में हो, निगरानी इतनी ज्यादा हो और असहमति का नतीजा इतना भयानक हो, वहां इस निष्ठा का असली मतलब क्या होता होगा? क्या ये सच में विचारधारा से जुड़ाव है या फिर सिर्फ सिस्टम में बने रहने और आगे बढ़ने की एक मजबूरी? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण को पढ़ने के बाद ये सवाल जरूर मन में आता है कि उस निष्ठा की प्रकृति क्या है।